हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के गणित मैथ का अध्ययन करने वाले हैं, है ना। कक्षा 10वीं के गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग पहले इस चैप्टर को इसलिए चुने हैं क्योंकि यह जो चैप्टर है काफ़ी, है ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से यह जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम, और यह जो चैप्टर है काफ़ी मुश्किल भी माना जाता है, तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ेंगे और गणित को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक एक चीज़ों को हम लोग जानते हैं कि हम सभी या विज्ञान हो या गणित हो, हम लोग किस बुक का अध्ययन करते हैं, हम लोग NCERT, है ना, NCERT, है ना, इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग कक्षा 10वीं के गणित, है ना, मैथ का 8वां अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय है का हम लोग अध्ययन करने की कोशिश करेंगे और गणित को हम लोग अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसे हम लोग शुरुआत करते हैं। तो त्रिकोणमिति का जो परिचय है वह क्या होगा? देयर इज परहैप्स नथिंग विच सो occupies the middle position of mathematics as trigonometry, यानी कि संभवतः त्रिकोणमिति के अतिरिक्त गणित की कोई ऐसी शाखा नहीं है ना। त्रिकोणमिति के अलावा गणित की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो इस त्रिकोणमिति का स्थान ले सके। अब यह जो बात है, यह बात किसने कहा? यह जो बात है यह J.F. हार्वर्ड, है ना, जोसेफ हार्वर्ड ने, जो कि महान गणितज्ञ थे, उन्होंने यह बात 1890 में कहा कि गणित की ऐसी कोई भी शाखा नहीं है जो त्रिकोणमिति का स्थान ले सके। अब यह बात हम लोग किस तरीके से समझेंगे? यह बात हम लोग धीरे धीरे जब अध्याय को पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो हमें पता लगेगा इस चैप्टर का महत्व क्या है ना, किस आधार पर यह जो बात J.F. हार्वर्ड यानी जोसेफ हार्वर्ड ने किस आधार पर इतनी बड़ी बात कही है कि गणित की कोई भी ऐसी शाखा नहीं है जो इस त्रिकोणमिति का स्थान ले सके। तो आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति की भूमिका क्या है ना। हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में अध्ययन कर चुका है त्रिभुज के बारे में, है ना, खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुका है। अपने आसपास के कुछ परिवेश का उदाहरण लेकर इसे हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई छात्र मीनार की शिखर को देख रहा है ना, कहाँ देख रहा है? मीनार की शिखर को, यहाँ जो छात्र है यह क्या देख रहा है? मीनार की शिखर को देख रहा है ना। और यह है कहाँ पर? यह धरती पर है ना। और ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। ये जो छात्र है इसकी हाइट इतनी पर है और यह देख कहाँ से रहा है? इसकी आंखें तो यहाँ है, तो यह देख कहाँ से रहा है? यहाँ से देख रहा है और यहाँ ये मीनार की शिखर को देख रहा है। तो क्या छात्र इसकी ऊंचाई, इस मीनार की ऊंचाई बिना मापे बता सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। हम लोग इसे अच्छे तरीके से सीखेंगे भी, है ना। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रही है ना। यहाँ पर किसकी समकोण त्रिभुज बनने की यहाँ पर एक कल्पना की जा सकती है। कैसे इसे मापा जाएगा, है ना, इसे हम लोग प्रश्न के माध्यम से सीखेंगे भी और इसे समझने। आइए एक दूसरा उदाहरण लेकर हम लोग समझते हैं, है ना, जो हमारे आसपास समकोण त्रिभुज बनने की संभावना हो सकती है। मान लीजिए कि एक लड़की नदी के किनारे एक घर के बालकनी से नदी के दूसरे किनारे पर स्थित मंदिर, है ना, ये क्या है? मंदिर है। इस मंदिर के सीढ़ी पर रखी हुई इस गमले को देख रही है
और बीच में क्या है, यह एक नदी है ना। नदी के इस पार क्या है, लड़की है, और नदी के दूसरे पार क्या है, मंदिर पर रखी, मंदिर के सीढ़ी पर रखी हुई गमला, इसे यह देख रही है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनने की संभावना की जा सकती है ना, इस तरीके से। और ये क्या है, नदी है, और यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्थिति में यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनने की संभावना की जा सकती है। तो घर है धरती से, जमीन से कितनी ऊंचाई पर यह जो लड़की है बालकनी पर बैठी है, तो हम बिना, है ना, तो हम इस नदी की दूरी, है ना, इस नदी की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि गर्म हवा से भरा हुआ गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है। इस गुब्बारे को एक लड़की देख लेती है ना। वह खुशी से इस बात को बताने के लिए वह अपने घर तक अपनी मम्मी को बताने के लिए जाती है कि बाहर गुब्बारा है। बाहर तुरंत बाहर निकल के आती है उस गुब्बारे को देखने के लिए। तो मान लीजिए कि यह जो लड़की पहले गुब्बारे को देखती है तो वह बिंदु ए पर था, है ना, इस स्थान पर पहले गुब्बारा था। लेकिन जब वह दोबारा अपने माँ के साथ माँ को बुलाकर आई, तब वह जो गुब्बारा है वह आगे चलकर, है ना, उड़कर बिंदु बी यानी कि दूसरे स्थान तक पहुंच गया, बिंदु बी पर पहुंच गया। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यह जो लड़की है यहाँ से इस गुब्बारे को पहले यहाँ पर देखी, बिंदु ए पर देखी, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज, है ना, इस तरीके से त्रिभुज बनने की संभावना कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, यह समकोण त्रिभुज है और यह धरती से इतनी ऊंचाई पर है। और जब वह दूसरे बार माँ के साथ आती है गुब्बारे को देखने के लिए, तब तक क्या होता है, यह जो गुब्बारा है यह चलकर यहाँ बिंदु बी पर आ जाती है और यह जो है इसकी स्थिति बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज यानी कि त्रिभुज बनने की संभावना यहाँ पर भी की जा सकती है। जमीन के इस स्थान से गुब्बारे बी की ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग करना भी सीखेंगे। लेकिन हम लोग इस चैप्टर की भूमिका, है ना, इस चैप्टर की अहमियत क्या है, इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है ना, इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी चीजों में, इन सभी तीनों उदाहरण में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग किसी भी ऊंचाई को ज्ञात कर सकते हैं बिना मापे हुए, किसी भी दूरी को माप सकते हैं बिना मापे हुए, है ना। इन सभी चीजों को, इन दोनों चीजों को हम लोग मापना सीखेंगे। अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक शब्दों, है ना, ग्रीक भाषा के 3 शब्द ट्री, है ना, ट्री, गोन और मेट्रोन, है ना, इनसे मिलकर बना हुआ है ना। ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रोन का अर्थ होता है माप, है ना। अब यदि हम इसके हिंदी शब्द की बात करें, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ कोण ही होगा, मिति का अर्थ होता है माप, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति का अर्थ है कि त्रिभुज के 3 भुजा, है ना, त्रिभुज के 3 भुजा एवं कोणों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना, है ना। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है, त्रिभुज के 3 कोण, है ना, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं और 3
भुजाएं होती है। तो त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होगा? त्रिभुज के 3 कोण और 3 भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन त्रिकोणमिति के अंदर किया जाता है। तो आइए हम लोग इन्हीं संबंधों, है ना, त्रिभुज के इन्हीं 3 कोण और 3 भुजाओं के मध्य संबंधों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। और आइए हम लोग त्रिकोणमिति का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि इसका इतिहास कितना पुराना है। फिर हम लोग इस चैप्टर को आगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य का उल्लेख, है ना, प्राचीन काल में भी त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता था। तो इस कार्य का उल्लेख जो मिलता है वह मिलता है मिस्र, है ना, मिस्र जिसे इजिप्ट कहते हैं, है ना, मिस्र देश है, मिस्र और बेबीलोन। इन जगहों पर त्रिकोणमिति का पर किए गए कार्य का उल्लेख मिलता है। वहां पर जो पिरामिड, मिस्र में जो पिरामिड है उसकी स्ट्रक्चर जो है वह किसके आधार पर, गणित की किस शाखा के आधार पर बनाई गई है? वह गणित के इसी त्रिकोणमिति के आधार पर प्राचीन काल में खगोलविद हुआ करते थे। वह पृथ्वी से आकाश में तारों ग्रहों की स्थिति, है ना, और उनके पृथ्वी से ग्रहों की दूरी को ज्ञात करने, तारों की दूरी ज्ञात करने में इस त्रिकोणमिति का उपयोग करते थे। तो आइए हम लोग समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है। तो इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे? इसे समझने के लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। 3 भुजाएं हैं, है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह एक भुजा है, यह दूसरी भुजा है और यह एक तीसरी भुजा है, यानी कि 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक यह कोण है, यह वाला कोण है, दूसरा ये कोण है, तीसरा ये वाला कोण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस समकोण त्रिभुज में, है ना, ये क्या है, 90 डिग्री का अंश बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे, है ना। इस समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण है ना, क्या है? 2 न्यून कोण है, कोण ए और कोण सी। और कोण बी क्या है? कोण बी समकोण है, कोण सी ए बी, या हम लोग संक्षिप्त में या कोण ए, है ना, यह क्या है? न्यून कोण है, न्यून कोण, है ना। कोण सी ए बी को यदि हम देखें तो जो ये ए है वह क्या है? न्यून कोण है। चूंकि यहाँ पर 2 न्यून कोण है, लेकिन हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये कोण ए की बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो कोण सी ए बी में, सी ए बी में ये क्या है? ए क्या है? न्यून कोण है, या हम सीधे इसे कोण ए भी कह सकते हैं, क्या है? न्यून कोण है। यदि हम यहाँ पर देखें इस त्रिभुज में, तो कोण ए के सापेक्ष, है ना, सापेक्ष माने सामने, कोण ए के सामने बी सी, है ना, कोण ए के सापेक्ष भुजा क्या है? भुजा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, भुजा BC, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? कोण ए का सम्मुख भुजा, है ना, सम्मुख माने सामने की मुख पर है, सम्मुख भुजा, यानी कि कोण ए के सापेक्ष, यानी कि सामने क्या है? BC है, और यह क्या है? इसे हम लोग क्या कहेंगे? कोण ए के सम्मुख भुजा कहेंगे, भुजा, कोण ए के सम्मुख भुजा। अब यदि हम दूसरे भुजा को देखने की कोशिश करें, तो जो दूसरा भुजा है वह है AC, है ना, क्या है? AC है ना। यह क्या है? कोण B के सम्मुख भुजा है ना, समकोण के सम्मुख भुजा है। यह AC क्या है? समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख
सम्मुख भुजा, है ना। भुजा AC, भुजा AC क्या है, यह क्या है, समकोण है ना। ये कोण क्या है, समकोण है। भुजा AC समकोण के सम्मुख भुजा है। किसके सम्मुख भुजा है, यानी सामने, किसके सामने है, समकोण के सामने। और समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सम्मुख वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण के सम्मुख भुजा को, है ना, न्यून कोण के सम्मुख भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, सम्मुख भुजा कह लीजिए या फिर लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। कोण तीसरी और अंतिम भुजा की बात करें तो जो भुजा AB है, भुजा AB, भुजा, जो भुजा AB है वह कोण A का, है ना, कोण A का एक भाग है। क्या है, कोण A का ही एक भाग है। एक समकोण त्रिभुज बोलिए, या एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक भुजा ये, दूसरी और तीसरी भुजा, यानी कि तीन भुजाएं होती है। और कितने कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। एक ये कोण हो गया, एक ये, और तीसरा ये। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में एक समकोण होगा, है ना। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, समकोण कहिए या फिर 90 डिग्री का होगा। दो कोण क्या होते हैं, दो कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कोण को हमने क्या किया, न्यून कोण माना है। चूंकि यहाँ पर दोनों ही कोण न्यून कोण है, लेकिन हमने यहाँ पर किसको मान्यता दी है, कोण A को न्यून कोण माना है। कोण A का ही भाग है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, संलग्न भुजा। क्या कहेंगे, कोण A का संलग्न भुजा, संलग्न भुजा है। इस AB पर ही टिका हुआ है, तो आधार कह सकते हैं इसे। और चूंकि यह BC जो भुजा खड़ा है, इसलिए इसे लंब कह सकते हैं। और यह जो भुजा है AB, यह क्या है, इस त्रिभुज का आधार है, इसलिए इसका आधार कह सकते हैं। इसका नाम क्या हो सकता है, आधार है। और सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा AC है, जिसे हम लोग क्या नाम दिए हैं, जिसे हम लोग कर्ण का नाम दिए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होती है और तीन कोण होते हैं। तीन भुजा में से एक भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और न्यून कोण के सामने की भुजा को लंब कहते हैं, और तथा समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, या फिर सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और जिस पर पूरी, है ना, समकोण और न्यून कोण जिस भुजा पर स्थित होती है, समकोण और न्यून कोण जिस भुजा से संलग्न होती है, उसे संलग्न भुजा कहेंगे या फिर आधार कहेंगे। त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज, जिसमें हमें यहाँ पर तीन भुजाएं दिख रही, एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। और इस त्रिभुज में हमें एक समकोण दिख रहा है, कोण B को हम यहाँ पर कोण B क्या है, कोण B समकोण है या फिर 90 डिग्री का है, या ये क्या है, समकोण है, समकोण। पहले वाले स्थिति में हम लोगों ने, चूंकि यहाँ पर क्या है, दो दो न्यून कोण है ना, किसी भी त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है और दो न्यून कोण होता है। पहले वाले उदाहरण में हमने कोण A को न्यून कोण माना था। आइए हम लोग इस उदाहरण में कोण C को न्यून कोण मानते हैं, है ना। किसे मानते हैं, कोण C को न्यून कोण मानते हैं। तो इसे कोण C को हमें कहाँ पर लिखना है, कोण C को हमें बीच में लिखना है। कोण, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण ACB, या फिर इसे कोण BCA लिख सकते हैं, है ना। कोण ACB क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण, है ना। तो न्यून कोण के सामने की भुजा आप यहाँ पर देख सकते हैं, न्यून कोण के सामने की भुजा क्या है, भुजा AB है, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा।
कोण सी के लंब कहेंगे, क्या कहेंगे, लंब। तो ये क्या है, कोण सी का सम्मुख भुजा कह लीजिए या फिर लंब। ये समकोण के सम्मुख भुजा है ना, समकोण क्या है, कोण भी क्या है 90 डिग्री का है, समकोण है, इसके सम्मुख भुजा है ना, सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, हमेशा कर्ण कहते हैं। तो ये क्या है, ये कर्ण है, या फिर त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहेंगे। जो आखिरी और अंतिम भुजा है वह क्या है, भुजा बीसी, भुजा बीसी की पूरी त्रिभुज यहाँ पर क्या है, आधार है बनी, ये आधार हो गई है ना। न्यून कोण और समकोण जिस भुजा पर स्थित होती है उस भुजा को आधार कहते हैं या संलग्न भुजा कहते हैं। तो आइए हम लोग कोण ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। हम यदि यहाँ पर अनुपात है ना, चूंकि हमने यहाँ पर न्यून कोण कोण ए को न्यून कोण माना है, यहाँ पर कोण ए क्या है, कोण ए न्यून कोण है। कोण ए का हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात की कोशिश करते हैं। जो पहला अनुपात हो सकता है वह क्या हो सकता है, कोण ए का सम्मुख भुजा और कर्ण का एक अनुपात हो सकता है, यह वाली भुजा और यह वाली भुजा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दो भुजा का अनुपात हो सकता है, जो दूसरा भुजा होगा वो इन दोनों का अनुपात हो सकता है ना, जो तीसरा भुजा होगा वह इन दोनों का अनुपात हो सकता है। तो आइए जो इस तरीके से, पहले हम लोग इस तरीके से एक अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं, कोण ए का सम्मुख भुजा, और इसका अनुपात हम किसके साथ करते हैं, कर्ण के साथ करते हैं है ना। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, कोण ए का सम्मुख भुजा बीसी है और कर्ण क्या है, एसी है। जो यह जो अनुपात है इन दोनों का, कोण ए का सम्मुख भुजा यानी कि लंब और जो कर्ण है ना, कोण ए का सम्मुख भुजा और कर्ण का जो यह जो अनुपात है, इस अनुपात का नाम है, इस अनुपात का नाम है कोण ए का साइन है ना। दूसरा अनुपात हो सकता है वह क्या हो सकता है, वह इस तरीके से हो सकता है ना। जो दूसरा अनुपात होगा वह क्या होगा, कोण ए का संलग्न भुजा और कर्ण, कोण ए का और कर्ण के साथ इन दोनों का अनुपात हो सकता है कर्ण। जो कोण ए का संलग्न भुजा है वह क्या है, ए बी है, और जो कर्ण है वह क्या है, कर्ण एसी है। इन दोनों का नाम है ना, इन दो अनुपात का नाम क्या है। अगला अनुपात हो सकता है वह क्या हो सकता है, इस तरीके से है ना, कोण ए का सम्मुख भुजा और कोण ए का संलग्न भुजा, यह इन दोनों का अनुपात हो सकता है। तो हम लोग लिखते हैं है ना, कोण ए का सम्मुख भुजा क्या है, सम्मुख भुजा बीसी है और संलग्न भुजा क्या है, ए बी है। जो यह जो संबंध है, इस संबंध का नाम है ए का, कोण ए का टेंजेंट है ना। इस तरीके से हमने कोण ए के सापेक्ष त्रिकोणमिति के 3 अनुपात को हमने देखा। जो पहला अनुपात है इन दो के मध्य है ना, कोण ए के सम्मुख भुजा और कर्ण के बीच, जिसका नाम हम लोग क्या दिए, कोण ए का साइन। जो दूसरा अनुपात है वह क्या है, कोण ए का संलग्न भुजा और कर्ण इन दोनों का है, जिसका नाम हम लोगों ने कोण ए का कोसाइन दिया है। जो तीसरा है वह जो संबंध है वह किसके साथ है, वह कोण ए का सम्मुख भुजा और कोण ए के संलग्न भुजा के साथ है। इस अनुपात का नाम क्या है, इस अनुपात का नाम है कोण ए का टेंजेंट। अब यहाँ पर हम लोग यह समझ सकते हैं
इसका संबंध इसके साथ है ना, इसका अनुपात यदि इसके साथ है तो इसका भी तो अनुपात इसके साथ हो सकता है। इसे और भी ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। एक भाई है, एक बहन है। भाई के लिए उसके सामने क्या है, बहन है, और बहन के लिए सामने वाला क्या है, भाई है। यानी कि वहां पर दो व्यक्ति के बीच दो संबंध होगा। तरीके से यहाँ पर दो भुजा के बीच में कितने संबंध हो गए, दो संबंध होगा। एक संबंध इसका इसके साथ, जिसका नाम क्या है, ए का साइन। तो दूसरा क्या संबंध होगा, इसका इसके साथ भी हो सकता है ना। जिस तरीके से इसका संबंध इसके साथ है, इसी तरीके से इसका संबंध इसके साथ होगा, यानी कि उल्टा। संबंध इसका इसके साथ है तो अगला संबंध इसका उल्टा क्या होगा, इसका इसके साथ होगा, है ना। यहां तक क्लियर है ना। तो आइए इसका हम उल्टा संबंध को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जो अगला संबंध है वह क्या हो सकता है, वह हो सकता है कर्ण बटे, है ना, कर्ण का अनुपात हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, कोण ए के सम्मुख भुजा के साथ, है ना। कोण ए के सम्मुख भुजा, और क्या है, कर्ण है AC, और यहाँ पर सम्मुख भुजा क्या हो जाएगा, कोण ए का सम्मुख भुजा हो जाएगा BC। यह जो संबंध है, यह संबंध पहले वाले संबंध का उल्टा है ना। कोण ए के साइन का यह क्या है, उल्टा है। क्या है, साइन का उल्टा है, इसलिए इसे हम लोग लिख सकते हैं कोण ए का साइन। कोण ए का क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, साइन। जो हम लोगों ने इससे पहले अनुपात पढ़ा उसका बिल्कुल क्या है, उल्टा है। साइन क्या होता है, कोण ए के सम्मुख भुजा का बटे कर्ण, और यह क्या है, कर्ण बटे कोण ए का सम्मुख भुजा, यानी कि उसका उल्टा है, इसलिए 1 बटा कोण ए का साइन। और जो अनुपात है, इस अनुपात का नाम है कोण ए का कोसेकेंट। इस है जो दूसरा हम लोगों ने अनुपात किया था, वह किया था कोण ए का संलग्न भुजा बटे में कर्ण। अब हम लोग करते हैं कर्ण बटे में क्या करेंगे, कोण ए का संलग्न भुजा, कोण ए का संलग्न भुजा। अब यहाँ पर क्या है, कर्ण क्या है, AC है, और संलग्न भुजा क्या है, AB है। अब चूंकि यह जो संबंध है पहले वाले कोण ए का कोसाइन, उसका क्या है, व्युत्क्रम है, उसका उल्टा है। इसका इसके साथ किए थे, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका इसके साथ कर रहे हैं, यानी कि कोसाइन का हम लोग यहाँ पर व्युत्क्रम अनुपात देख रहे हैं। तो क्या होगा, 1 बटे कोण ए का कोसाइन, है ना, 1 बटे कोण ए का कोसाइन, और कोण ए का सेकेंड से, है ना। आइए अब हम लोग अंतिम इसके भुजा के अनुपात को समझते हैं। जो अंतिम था वह क्या था, इसका इसके साथ अनुपात हम लोगों ने किया था, है ना, कोण ए का सम्मुख भुजा और कोण ए का संलग्न भुजा, जिसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, कोण ए का टेंजेंट, यानी कि लंब बटे आधार को हम लोगों ने क्या कहा था, टेंजेंट कहा था। तो आइए इसका उल्टा हम लोग करते हैं, है ना। कोण ए का संलग्न भुजा और कोण ए का सम्मुख भुजा, है ना, सम्मुख भुजा क्या है, संलग्न भुजा है AB, और सम्मुख भुजा क्या है, BC, है ना। पहले वाले जो संबंध टेंजेंट था उसका क्या है, उसका उल्टा है। तो यह किसका उल्टा है, व्युत्क्रम है कोण ए का जो टेंजेंट था, टेंजेंट उसका क्या है, व्युत्क्रम है, उसका क्या है, 1 बटे में कर दिए, तो इसका मतलब क्या है, व्युत्क्रम, है ना। तो इसके उल्टे संबंध का नाम क्या है, कोण ए का, है ना, इस संबंध का नाम क्या है, कोण ए का कोटेंजेंट। तो लोगों ने त्रिकोणमिति के
6 अनुपात के बारे में समझा। आइए इसे एक बार अच्छे तरीके से लिखकर डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। क्या था? कोण ए का साइन, है ना, इसके साथ था, यानी कि कोण ए के सम्मुख भुजा और कर्ण के साथ था, जिसका नाम हम लोगों ने साइन दिया था एन। इसे बाद में चलकर आसानी से समझने के लिए इसे क्या यहाँ पर जो सामने ई लगा हुआ था इसे हटा दिया गया, है ना, और कोण ए का साइन SIN लिखा गया। इसे हम लोग कोण ए का साइन या फिर साइन ए भी लिख सकते हैं। और यह क्या होता है? यह लंब बटे कर्ण होता है। इसे क्या कहते हैं? लंब भी कहते हैं, है ना। सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब भी कहते हैं, यानी कि लंब बटे कर्ण को क्या कहेंगे? साइन ए या फिर कोण ए का साइन। जो दूसरा संबंध था वह क्या था? कोण ए का कॉस, है ना, कोसाइन को कॉस कहेंगे, है ना, साइन को साइन, है ना, यहाँ पर ई हटा देंगे। और दूसरा जो संबंध था कोसाइन, उसका नस हो जाएगा कोस ए का, कोण ए का कॉस या फिर कॉस ए कह लीजिए। वह क्या होगा? आधार बटे कर्ण, है ना। संलग्न भुजा को क्या कहा जाता है? आधार भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। जो तीसरा संबंध था कोण ए का टेंजेंट, है ना, टेंजेंट के लिए हम लोग 3 अक्षर टेन का इस्तेमाल करेंगे, TAN, टेन, है ना। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं? टेन ए भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर यदि हम लोग कोण न्यून कोण को नहीं लिखेंगे, कोण ए यहाँ पर हमने न्यून कोण ए को माना है, तो इस साइन का कोई भी अर्थ नहीं होगा, है ना। हमें न्यून कोण को हमेशा अनुपात के साथ लिखना है। तो कोण ए का टेन बोलिए या फिर टेन ए क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। इसका विपरीत, इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, है ना, कोण ए का, यानी कि साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, है ना। साइन का उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा, है ना। 1 बटे साइन, साइन का उल्टा, यानी कि साइन क्या होता है? कर्ण बटे लंब होता है। तो इस संबंध का नाम क्या है? कोसेक। जो अगला है कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का उल्टा होगा सेक। और इसे हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? कर्ण बटे आधार। और यहाँ पर किसका ये उल्टा है? टेन ए का उल्टा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, है ना। जो अगला त्रिकोणमिति अनुपात है वह है, हम यदि इन दो अनुपात को क्या करें? इन दोनों का अनुपात करें, यानी कि लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण, और ये आधार बटे कर्ण का अनुपात करें, है ना। किसका अनुपात करें? लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण का यदि हम लोग अनुपात करें, तो जो लंब बटे कर्ण है वह क्या है? साइन ए है ना। और जो आधार बटे कर्ण है वह क्या है? कॉस ए है ना। यदि हम बात करें यहाँ पर लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण में, तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कर्ण दोनों आपस में कैंसिलिंग आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऐसे काट नहीं सकते हैं। त्रिकोणमिति में कट का उपयोग नहीं किया जाता है, तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये कर्ण दोनों क्या है? दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि लंब बटे आधार, यहाँ पर देख सकते हैं, लंब बटे आधार क्या होता है? टेन ए होता है। क्या होता है? टेन ए होता है। साइन ए बटा कॉस ए करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? साइन ए बटा कॉस ए यदि हम लोग करेंगे तो हमें टेन ए प्राप्त होगा। और इसका उल्टा, है ना, यदि हम ऐसा कर दें, इसका उल्टा आधार बटे कर्ण, और इसका अनुपात हम लोग करें लंब बटे कर्ण, है ना। तो यहाँ पर कर्ण से कर्ण कैंसिल आउट हो रहा है। जो आधार बटे कर्ण है वह क्या है? वह है कॉस ए, है ना। आधार बटे कर्ण क्या है? कॉस ए है। और लंब बटे कर्ण क्या है? साइन ए है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ण दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर क्या बच रहा है? यहाँ पर आधार बटे
लंब बच रहा है ना, आधार बटे लंब। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट ए होता है। क्या होता है, कॉट ए। यानी कि इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कॉस ए बटा साइन ए यदि हम लोग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, कॉस ए बटे साइन ए यदि हम लोग करते हैं तो हमें कॉट ए प्राप्त होता है। और यदि हम लोग साइन ए बटा कॉस ए करते हैं तो हमें टेन ए प्राप्त होता है। यानी